कैसे कर्मराज भैया? बस चिंगारी दीदी आशीर्वाद है आपका। दाल रोटी चल रही है बढ़िया से। घर में सब ठीक है ना? हाँ भगवान की कृपा से सब ठीक है। आप बताइए क्या लेंगी? आप तो देखने की भी जरूरत नहीं है, सारी सब्जियां ताजी हैं, आंख बंद करके उठा लीजिए आप। आलू क्या भाव दिए? अरे बेटा कैसी बातें कर रही हो? आलू 30 रुपया किलो। 30 रुपए किलो? अबे तू आलू बेच रहा है कि सोना बेच रहा है? बेटा हर जगह यही रेट चल रहा है, क्यों परेशान हो रही है? मम्मी तुम ना मुंह बंद करो। बेटा आलू हर जगह 30 रुपए किलो ही है। अच्छा तुमसे पूछा मैंने? तू बता, ये गोभी क्या भाव दी है? गोभी 50 रुपया किलो। 50 रुपए किलो? आलू 30 रुपए किलो, गोभी 50 रुपए किलो। अरे क्या चल रहा है ये? चल अब ये बता दे कि टमाटर क्या भाव दिए है? मैडम जिस हिसाब से आपकी हरकतें हैं ना, आप टमाटर का भाव ना पूछो तो ही अच्छा है, चक्कर आ जाएगा सुन के आपको। ओए तूने क्या समझ रखा है मुझे? तेरे साथ ना तेरे पूरे खानदान को भी खरीद सकती हूँ मैं। अभी तक तेरा पापा ने मकान का किराया तक नहीं दिया। मम्मी और तुम शांत नहीं रह सकती हो कि थोड़ी देर? बहन जी 30 रुपए किलो तो आलू आपसे खरीदे नहीं जा रहे। आई बड़ी मेरा खानदान खरीदने वाली। तू ना अपनी औकात में रहकर बात कर मुझसे। अबे 1000-1500 से ज्यादा की तेरी औकात नहीं है। जितना पैसा तू कमाता है ना रोज, उतने का मैं पिज्जा बर्गर खा जाती हूँ। बेटा क्यों झूठ बोल रही है? 1000-1500 का पिज्जा खाने वाली 30 रुपए के आलू के लिए मोल भाव कर रही है। एक बात बताओ, तुमसे किसने कहा है हमारे बीच में पड़ने के लिए? अपना सब्जी लौट जाओ यहाँ से। एक बात बता, 20 में आलू बिक रहे हैं और 25 में गोभी, तो लूटी तो मचा रखी है तूने। अरे बहन जी लेना है तो लीजिए, नहीं तो जाइए यहाँ से। क्यों मेरा और अपना टाइम खराब कर रही हैं आप? दीदी आप बताइए। चल सही सही रेट लगा ले, आधा किलो आलू दे दे और आधा किलो टमाटर कर दे। चल बेटा बहस क्यों कर रही है, जल्दी ले लेना। बहन जी देखिए रेट तो कम नहीं होगा, आपको लेना है तो लो, नहीं तो जाओ यहाँ से। बेच सब्जी रहा है और अकड़ सुनारों वाली दिखा रहा है। चल अब एक काम कर, मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है। आधा आधा किलो ना सारी सब्जियों में से कर दे फटाफट। चल लो मैडम जी 50 रुपए हो गए आपके। 50 रुपए? अरे भाई किस हिसाब से 50 रुपए हो गए? देख 30 रुपए की सब्जी है ये, 30 रुपए दूंगी, उससे ज्यादा 1 रुपया भी नहीं दूंगी। और सब जानती हूँ मैं, 10 रुपए की सब्जी लाके 50 रुपए में बेचते हो तुम। इसलिए ना मैं तेरे साथ नहीं आती हूँ। मैडम जी आप पागल है क्या थोड़ी सी? अरे कर्मराज भैया, इन जोशों की औकात क्या है पूछना नहीं पड़ता, खुद ही बता देते हैं ऐसे लोग। और तेरी औकात क्या है? गली गली में ताली बजाना और 10-10 रुपए मांगना। ओए घमंडी औरत, तू कर्मराज भैया से माफी मांग, वरना तेरा थोपड़ा बिगाड़ दूंगी मैं। रहने दो दीदी, मत मारो इनको। ये लोग अपनी झूठी शान के चक्कर में अपना आत्मा और ज़मीर तो बेच ही चुके हैं। इनको मार के कोई फायदा नहीं है दीदी, कोई फायदा नहीं है। जिन लोगों की आत्मा और ज़मीर मर चुके हैं उनको मार के क्या फायदा, आप खुद बताइए ना। मैडम आप ले लो, आपको जो चाहिए आप सब ले लो। आप ये सब्जी ऐसी फ्री में ले जाओ बहन जी, कोई बात नहीं। माफी? और वो भी इससे? माफी मांगे मेरी जूती। ये ले पकड़ अपने पैसे। चलो मम्मी। कर्मराज भैया आप मेरी सब्जी पैक करके रखो, आती हूँ मैं जरा। अरे दीदी अपनी हरकतें छोड़ दे, नहीं तो एक दिन पछताएगी। बात कहाँ रही है, हैं? माफी तू क्या, तेरी पुरखे मांगी और तेरी हिम्मत कैसे हुई एक गरीब सब्जी वाले की बेइज्जती करने की? बोल। दीदी इसे माफ कर दीजिए, नादान है। नहीं माँ जी, ऐसे लोग समझाने से नहीं समझते। ये झूठी नस्ल की जो औलादें होती है ना, ये बहुत ही खतरनाक होती है। तू बता कर्मनाथ भैया से माफी मांगेगी या नहीं मांगेगी? बोल। बोल ना, मांगूंगी। हाँ मैं मांग लूंगी उनसे माफी। फोन निकाल अपना, निकाल फोन, लॉक खोल। हेलो कर्मराज भैया। जी चिंगारी दीदी बोलिए। ये बात करो इस 56 छोरी से, बात कर, माफी मांग। हाँ भैया मैं माफी मांगती हूँ आपसे। मैंने जो भी बदतमीजी की आपके साथ, मैं आइंदा कभी नहीं करूँगी। आप मुझे माफ कर दीजिए। आपको आपकी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए इतना काफ़ी है। लेकिन आगे से किसी गरीब के साथ ऐसा मत कीजिएगा। हाँ भैया मैं किसी के साथ आइंदा से ऐसा नहीं करूँगी। ठीक है दीदी। ठीक है। आगे से किसी के साथ ऐसी हरकत करेगी ना, जान से मार दूंगा तुझे, समझी?
और बहन जी, अपनी बेटी को समझा देना, अच्छा नहीं होगा इसके लिए। और इंस्पेक्टर, डंडा नीचे रख। तू जानता नहीं है मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। और अगर चिंगारी भड़क गई ना, तेरा पूरा खानदान जल के राख हो जाएगा, समझा? ओए, तेरी जैसी चिंगारी को जुत्ती से बुझाती हूँ मैं। सीमा पटेल नाम है मेरा। ए चिंगारी, जब जेल में तेरा तेल निकाला जाएगा ना, जब तुझे पता चलेगा। शायद तुझे सिद्धांत कश्यप के सिद्धांतों के बारे में नहीं पता। एक बार थाने चल, जब तुझे पता चलेगा कि सिद्धांत कश्यप क्या है, समझ गई? ओए सिद्धांतवादी, तूने क्या सोचा? ये हथकड़ी तूने लगाई है? अगर तू ऐसा सोच रहा है ना, तो ये तेरी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि चिंगारी की मर्जी के बिना ना, चिंगारी को कोई छू भी नहीं सकता। बड़ा घमंड है तुझे अपने ऊपर। सीमा पटेल नाम है मेरा। तेरी जैसियों की नाक में नकेल डालना अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। किस जुर्म में मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है? अब आए ना असली मुद्दे पर। और सुन, मैंने तेरे सारे गुनाहों की लिस्ट बनाकर ना अपने थाने में चिपका रखी है। एक बार थाने चल, मैं तुझे एक एक कर कर तेरे सारे गुनाह गिनवाऊंगा। अगर मैंने चुपचाप यह हथकड़ी लगवा ली ना, इसका मतलब ये नहीं कि मैं चुपचाप थाने चली जाऊंगी। पहले ये बता, किस जुर्म में गिरफ्तार किया है मुझे? पूरी 25 एफआईआर दर्ज है तेरे खिलाफ। जिन जिन को तूने मारा है ना, और जिनके तूने हाथ पैर तोड़े, उन सब ने तेरे खिलाफ रिपोर्ट कराई है थाने में, समझ गई ना? अब तेरी सारी दादागिरी निकलने वाली है। सीधी तरह चल रही है या फिर पुलिस ये हथकंडा अपनाऊं मैं? अगर पुलिस ये हथकंडे पे आ गई ना, तो तू अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो पाएगी। तू क्या सोच रहा है इंस्पेक्टर? तू चिंगारी को थाने ले जा पाएगा? चिंगारी को चाहने वाले हजारों लाखों में हैं। रास्ता जाम हो जाएगा, फोर्स बुलानी पड़ेगी रास्ता खुलवाने के लिए। सिद्धांत सर, यो चिंगारी तो नेताओं की भाषा में बात कर रही है हमसे। इसकी सारी नेतागिरी निकाल दूंगा। एक बार थाने तो चलने दे इसे, वहीं तेल निकालूंगा तेरा। चल। और इंस्पेक्टर, मेरी बात सुन ले, उसके बाद तू जहां बोलेगा ना, वहां ये चिंगारी जाएगी। और मैंने उन हरामियों के हाथ पांव क्यों तोड़े हैं ना, अगर तेरी बहन, बेटी या फिर बीबी को कोई हरामजादा छेड़े या फिर उसके साथ मनमानी करे, तो तू क्या करेगा? बोल, क्या करेगा? उसके हाथ पांव तोड़ेगा या फिर पूजा की थाली लेके आरती उतारेगा उसकी, कि भाई तूने बहुत अच्छा काम किया है इसलिए मैं तेरी आरती उतार रहा हूं? बोल, मारेगा या फिर आरती उतारेगा? कानून किस लिए बना है? कानून से सजा दिलवाऊंगा उसको। वाह वाह इंस्पेक्टर, कानून और कानून के रखवाले। जहां पे वारदात होती है ना, वहां ना तो कानून होता है और ना ही कोई कानून का डर और ना ही कोई कानून का रखवाला। वहां पे होती है डरी हुई, सहमी हुई, घबराई हुई लड़की और हवस से भरे सुअर हराम के पिल्ले। उन लोगों को सजा दिलाने के बजाय मैं उन लोगों को यह बोलती कि भैया रुक जाओ, मैं पुलिस स्टेशन जाके पुलिस बुला के लाती हूँ, तब तक मेरा इंतजार करो। नहीं, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। वही चीर फाड़ के फैसला कर देती हूँ, इंतजार नहीं करती मैं किसी का, समझे? शायद तुझे कानून की ताकत का अंदाजा नहीं है चिंगारी। कानून की ताकत से अच्छी तरह वाकिफ है ये चिंगारी। कानून एक मकर जाल की तरह है जिसमें सिर्फ छोटे मोटे कीड़े मकोड़े फंसते हैं और बड़े जानवर उस कानूनी मकर जाल को तहस नहस करके निकल जाते हैं। और किस कानून की बात कर रहा है इंस्पेक्टर तू? इंस्पेक्टर, बलात्कार की शिकार लड़की जब मर जाती है ना, तो पोस्टमार्टम में उसका शरीर को चीर फाड़ दिया जाता है और वहीं पर अगर उसको कर्मी को थोड़ी सी भी खरोच आ जाए ना, तो उसे पूरा इलाज दिया जाता है, उसका पूरा ख्याल रखा जाता है और फिर शुरू होता है ये कानूनी नाटक जो कि 10-15 साल लगा ही देता है। और उस बीच में उस शर्मनाक घटना को याद करके लड़की के माँ बाप पल पल रोते हैं, तड़पते हैं। इंस्पेक्टर सिद्धांत कश्यप जिस कानून की बात कर रहा है ना, अगर वो कानून सही तरीके से जांच करवाए तो आधे से ज्यादा बेकसूर जेल में बंद मिलेंगे और कसूरवार बाहर घूम रहे होंगे। इसलिए चिंगारी ने अपनी अदालत बना रखी है, अपना कानून बना रखा है। और चिंगारी की अदालत में तारीख नहीं, सजा मिलती है, वो भी सजा ऑन द स्पॉट। चिंगारी मरने से नहीं डरती और ना ही मारने से डरती है। चिंगारी सिर्फ डरती है तो हारने से डरती है, समझा? सीमा, मुझे लगता है कि हम किसी गलत घर में आ गए। ये चिंगारी का घर नहीं है, चलो यहां से। सही कह रहे हैं सर आप।
मैंने भी किसी से सुना था कि चिंगारी इंदौर चली गई है अपनी गुरु माँ के पास। तुमने एकदम सही सुना, चिंगारी इंदौर में ही है। चलो। इंस्पेक्टर हजारीलाल चौरसिया साहब, मैं विनीता यादव की जमानत कराने आई हूँ। चिंगारी, पहले तो अपने दिमाग में अच्छी तरह ये बात डाल ले कि ये तेरा घर नहीं, मेरा पुलिस स्टेशन है, और यहाँ तेज आवाज में बात करने का मतलब मैं तुझे भी हवालात में डाल सकता हूँ। और हाँ, तेरी जानकारी के लिए बता दूँ, ये इंस्पेक्टर हजारीलाल चौरसिया थोड़ा दिमाग से हिला हुआ है। अगर विनीता यादव को हवालात से बाहर नहीं किया गया ना, तो जो थोड़ा सा हिला हुआ है ना, पूरा हिला के रख दूंगी मैं। अरे विनीता ने ऐसा कौन सा जुर्म किया है जो तूने उसको हवालात में बंद कर रखा है? विनीता को आज की रात हवालात के अंदर ही गुजारनी पड़ेगी। और सुन, उसने कोई मामूली अपराध नहीं किया है, अपने ही पति का सर फोड़ डाला है। उसके ऊपर इतनी खतरनाक धारा लगने वाली है ना कि विनीता यादव की जमानत नहीं होने वाली, समझी? हजारीलाल चौरसिया साहब, रात में किसी भी लड़की या फिर औरत को हवालात में बंद करके नहीं रखा जा सकता। इतना कानून तो मैं भी जानती हूँ। तो तू इंस्पेक्टर हजारीलाल चौरसिया को कानून सिखाएगी? सिखा नहीं रही हूँ, याद दिला रही हूँ जो तुम भूल गए हो। चिंगारी, तूने उस आदमी की हालत नहीं देखी। तुझे पता है इस औरत ने उसे कितनी बेरहमी से मारा है? वो तो उसकी किस्मत अच्छी है कि इस डॉक्टर ने उसे बचा लिया, नहीं तो मर जाता वो। इसने पूरी प्लानिंग कर ली थी उसे मारने की। मांग में चुटकी भर सिंदूर भरवाने की इतनी बड़ी सजा भुगत रही थी, समझे? और वो नीचता की सारी हदें पार कर रहा था। अच्छा चिंगारी, तुम ही बताओ कि कौन कौन सी हदें पार कर दी थी विनीता के पति ने? इसके प्राइवेट पार्ट में बियर और शराब डालता था वो कमीना, सिगरेट से इसके नाजुक अंगों को जलाता था और प्राकृतिक मैथुन करवाता था इसे। और जब ये मना करती थी ना, बेल्ट और डंडों से मारता था ये। एक रात की तो बात है, अपने दो दोस्तों को लेके आए वो और बोला तुझे खुश करना उन दोनों को। बता, एक बात बता हजारीलाल, ऐसे में कौन सी औरत अपने पति की पूजा करेगी? इसीलिए इसने इसका सर फोड़ा, और कोई दूसरी औरत होती ना तो गला काट देती उसका, समझा? चिंगारी, जो बातें तुम मुझे बता रही हो ना, वो मुझे विनीता भी बता सकती थी ना, लेकिन इसने तो कोई जुबान नहीं खोली। वो जिंदा तो दिख रही है इंस्पेक्टर साहब, लेकिन अंदर से मर चुकी है बेचारी। उसकी आत्मा मर चुकी है, उसकी चेतना मर चुकी है। अरे शादी के सिर्फ 2 ही साल हुए थे उसके, और 2 साल में क्या क्या बर्दाश्त नहीं किया इसने। जब ऐसी बात थी तो इसने थाने में आके कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाई? अपने माँ बाप को क्यों नहीं बताया कि मेरे साथ ये हो रहा है, मेरा पति मुझे तंग कर रहा है, मार रहा है, पीट रहा है? तुमको ही क्यों बताया? हजारीलाल जी, औरत के दिल में अगर कोई बात घर कर जाती है ना, तो शर्म बेशर्मी का जहर औरत की जिंदगी को खोखला कर देता है। और जो बात इसको अपनी सहेली और भाभी को बतानी चाहिए ना, इसने अपने बाप को बताई थी। और पता है बाप ने क्या बोला? कि बेटा, लड़का कैसा भी हो, तुझे जिंदगी उसी के साथ काटनी है। लड़का है, छोटी मोटी गलतियां कर ही सकता है। और रही बात पुलिस कंप्लेंट ना करने की ना, तो ये जो चिटकुटी चैनल है जो सेकंड हैंड मोबाइल ले गलियों गलियों में घूम रहे हैं, 2-4 हजार व्यूज के लिए किसी को बदनाम के लिए तैयार रहते हैं। और मैंने इसको कितनी बार बोला है कि तू बता तो उस कुत्ते को मैं 1 मिनट में सीधा कर दूंगी, लेकिन हर बार इसने हाथ जोड़ के बोला कि दीदी, जो चीजें पर्दा में है ना, कल अगर समाज के बीच में आई तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। और आज इसका सब्र का बांध टूट गया और इसने उसका सिर फोड़ डाला, समझे? वकील साहब, हम बोल रहे हैं इंस्पेक्टर चौरसिया। अरे चौरसिया साहब, आपने अपने परम शत्रु वकील को कैसे याद कर लिया आज? वकील और इंस्पेक्टर में तो कुत्ते और बिल्लियों जैसा वैर होता है। बताइए कैसे याद किया आपने? वकील साहब, मेरी नज़र में आपसे ज़्यादा ईमानदार कोई वकील नहीं है, इसलिए मैंने आपको याद किया। इस जर्रा नवाजी के लिए शुक्रिया हजारीलाल जी। वकील साहब, मैं आपको एक केस दे रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप कोई भी केस नहीं हारते। फिलहाल तो आप टाइम निकाल कर थाने आ जाइए, क्योंकि एक महिला का केस है, उसको जमानत दिलवानी है। जी ठीक है, आप आ जाओ। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। तिलकधारी वसंत बाबू, जिस स्थान पे बैठकर तुम ये काम कर रहे हो ना, ये सरस्वती माता का पवित्र स्थान है। जिन हाथों से तुम ये साज बाज बजा रहे हो ना, उन्हीं हाथों से तुम इस लड़की को छेड़ रहे हो। अरे तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। तुमने संगीत और संगीत के शिक्षा का नाम मिट्टी मिला दिया है। प्रणाम गुरुदेव। अरे प्रणाम दीपा, कैसी हो तुम?
मैं अच्छी हूँ गुरुदेव। आप बस मुझे ये बताइए कि मेरी रिकॉर्डिंग कब होगी। मैं तो आपको अगले 6 महीने तक की फीस भी जमा कर चुकी हूँ। अरे हाँ, तो दीपा पहले ये बताओ कि तुम्हारा रियाज कैसे चल रहा है, और तुम्हारी ये उंगलियां ठीक से रियाज कर रही है ना? हाँ गुरुदेव, रियाज तो सब बहुत अच्छा चल रहा है और सारी प्रैक्टिसेस मैं कर रही हूँ जो आपने मुझे बताई हैं। अच्छा, एक सेकंड, ये गले में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं नहीं गुरुदेव, गले में कैसी दिक्कत? मतलब कोई खिंच खिंच आवाज, मतलब रियाज ठीक से है ना? अरे नहीं नहीं गुरुदेव, आपने सारी प्रैक्टिसेस जो मुझे बताई है ना वो बहुत ही स्मूथ है। एक बात बताओ दीपा, अगर तुम यूं ही लगन से सीखती रहोगी ना तो सच में तुम एक दिन बहुत बड़ी सिंगर बन जाओगी। गुरुदेव हाथ छोड़ो मेरा, ये क्या कर रहे हैं आप? इसमें बुरा मानने की क्या बात है, म्यूजिक ऐसे ही सिखाया जाता है। आओ मेरे पास आओ, अरे आओ ना। नहीं नहीं। ओहो, फिर बुरा मान गई। आओ इधर आओ। अच्छा आओ ना एक बार, तुम इधर बैठो मेरे पास, आ जाओ। मैं इसको इधर कर लेता हूँ और आराम से ना बिल्कुल फ्री माइंड होके चलो करो रियाज। अरे बेटा इसको सुनो, इधर दिखाओ, हाथ दिखाओ, ऐसे उंगली पकड़ो और ऐसे। हाँ गुरुदेव वही तो कर रही हूँ, आप मुझे लेकिन बजाने कहाँ दे रहे हैं? आप बार बार मेरा हाथ ही पकड़ ले रहे हैं। अच्छा ठीक है, इस वाले हाथ से बजाओ। गुरुदेव मैं लेफ्टी नहीं हूँ, मैं राइट हैंडेड ही हूँ। अच्छा ठीक है, बजाओ। वैसे दीपा एक बात बताओ, तुम बहुत जल्दी में सीख गई हो। हाँ गुरुदेव, इतने अच्छा गुरु मिला हो तो कौन नहीं सीखेगा जल्दी। वो तो मैं हूँ गुरु, ये तो तुम्हारा बड़प्पन है कि तुम मुझे अच्छा गुरु मानती हो। अरे बजाओ ना, रुक क्यों गई, बजाओ। अरे यार इधर आओ, देखो। गुरुदेव ये पियानो थोड़ी ना है, हारमोनियम है। हारमोनियम को तो हारमोनियम के तरीके से ही बजाया जाएगा। अच्छा तो बजाओ। ये जो आपने मुझे प्रैक्टिस कराई थी, ये प्रैक्टिस हुआ है। गुरुदेव मुझे लगता है आपको मुझे सिखाने से ज्यादा मेरे ऊपर ध्यान है। सही तो पकड़ा, तुम्हारे ऊपर ही तो ध्यान है। देखो अगर मैं तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं दूंगा तो तुम सीखोगी कैसे? फिर कैसे सीखोगी बताओ जरा। इसलिए मेरा ध्यान इधर नहीं, तुम्हारे ऊपर रहता है कि तुम जल्दी सीख जाओ। चलो बजाओ बजाओ। और एक बात बताओ, जब तक हम थोड़ा रोमांस नहीं करेंगे ना तो मैं फील ही नहीं आ रहा। और ये क्या, एक काम करो, तुम इसे उतार दो। अरे आराम से बिंदास होके बैठो। क्या हुआ? अरे ये शर्म उरम सब छोड़ दो, एकदम बिंदास हो जाओ। रोमांटिक म्यूजिक बन रहा है ना, जल्दी शूट होगा। और मैं तो ये चाहता हूँ कि हीरोइन भी तुम ही हो। और समझ गई ना, तुम्हें हीरोइन बनाऊंगा मैं। वैसे तुम खूबसूरत बहुत हो बेबी, सच बता। मैं आई तो थी तुझे कॉलेज के एनुअल कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए, लेकिन मुझे लगता है तेरी मौत का कॉन्ट्रैक्ट ये चिंगारी साइन करेगी। दीदी अच्छा आप टाइम से आ गई, वरना न जाने ये मेरे साथ क्या करता। तो चिंता मत कर बेटा, चिंगारी राइट टाइम पे राइट जगह ही पहुंचती है। तिलकधारी वसंत बाबू, बहुत नाम सुना है तेरा मैंने कि तू बहुत बड़ा म्यूजिक टीचर है। सोचा था मेरे बच्चों का भविष्य ना तेरे हाथों में आएगा तो उज्जवल होगा, बहुत बड़े सिंगर बनेंगे। लेकिन तू म्यूजिक टीचर और संगीत के नाम पे कलंक है, कलंक। अरे दीदी ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो इसे म्यूजिक सिखा रहा था, पता नहीं क्यों बुरा मान गई। मैंने कोई गलत किया तुम्हारे साथ? नहीं नहीं दीदी, ये झूठ बोल रहा है। ये रोजाना मेरे साथ ऐसी उठपटांग हरकतें करता रहता था, लेकिन आज तो उसने हद ही पार कर दी। साले, गुरु और शिष्य का रिश्ता बहुत ही पवित्र होता है, एक गरिमा होती है उसकी। लेकिन तूने ये हरकत करके ना गुरु नाम को कलंकित कर दिया है। अरे भरोसा उठ जाएगा लोगों का गुरु नाम से। देखो दीदी, जैसा आप सोच रही है वैसा नहीं हो। पता नहीं मुझे क्या हो गया, बस मैं इसकी खूबसूरती देख के भटक गया। अच्छा, इसकी खूबसूरती देख के तू भटक गया था। एक काम कर, देख मेरी खूबसूरती और जरा भटक के दिखा ना। आ दिखा। दीदी मैं मान तो मेरे से गलती हो गई, बोल रहा हूँ ना आपको, आज के बाद मैं हर शिष्य को अपनी बहन मानूंगा। देख तिलकधारी वसंत बाबू,
तो ब्राह्मण कुल से आता है, इसलिए तेरे ऊपर हाथ नहीं उठा रही हूं, वरना अब तक तुझे चीर के रख देती, समझा? पहली और आखिरी दफा वार्निंग दे रही हूं, आज के बाद से तूने ऐसी घिनौनी हरकत की ना, तेरे इस हारमोनियम के साथ ही ना तेरी कब्र यहीं खोद दूंगी, समझा? और सुन बेटा, आज के बाद से इस साले के पास से संगीत सीखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? और तो सुन, तू जहां जहां जिस स्कूल में जाके पढ़ाता है ना, सब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कराऊंगी मैं, समझा? चल। दीदी ऐसे मत करो, मेरे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। तेरे बाल बच्चों को पता भी तो चलना चाहिए कि उसका बाप क्या कर रहा है। चल बेटा। तो मैं माफी मांग रहा हूँ ना आपसे दीदी। माफी अपने जेब में रख। अबे तिलकदारी बसंत, साला जब देखो लड़की देख के पिघल जाता है। अबे कभी म्यूजिक भी सिखा दिया कर। लड़की लड़की लड़की। आज के बाद में मैं लड़की नहीं छोड़ूंगा, ये तो पक्का है, नहीं तो किन्नर आके मुझे फिर मारेगी। वैसे बहुत तेज मारती है, शुक्र ढक्कन नहीं लगाया उसने। हे सरस्वती माता, मुझे माफ करना। बेटू कितने पैसे हो जाएंगे? कितने पैसे हो गए भैया? आपके 3 चाय और 4 मट्ठी 50 रुपए हो गए। आओ। बेटा, पुलिस वाले अंकल से भी पैसे ले ले, 4 चाय हो गई हैं 40 रुपए। जा। ठीक है मम्मी। पुलिस अंकल, आपकी चाय खत्म हो गई है तो पैसे दे दो। बेटा चाय तो खत्म हो गई है, जा एक चाय और लेकर आ, तेरी मम्मी चाय बहुत अच्छी बनाती है, जा। पुलिस अंकल, आपकी तो पहले 4 चाय खत्म हो चुकी है, पहले आप पैसे दे दो, जब ले आऊंगा। मुझसे पैसे मांगता है? तू जानता है मैं कौन हूँ? मेरा नाम है इंस्पेक्टर गोखले। पैसे बाद में दूंगा, पहले चाय लेकर आ। पहले 4 चाय के पैसे दे दो, जब लाऊंगा मैं चाय। मुझसे जवान लड़ाता है, चल यहाँ से हट। तूने इसे सिखाया नहीं कि बड़ों से कैसे बात की जाती है? तू जानती नहीं है कि मैं कौन हूँ? जानती हूँ साहब, बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आप कौन हो। और ये जो पुलिस की वर्दी पहनी हुई है ना आपने, ये भी शर्मिंदा हो रही है आप पर कि मुझे किस मक्कार ने पहना हुआ है। बदतमीज औरत, तू होश में तो है? क्या बात कर रही है? ये तेरा सारा तामझाम 2 मिनट में उखड़वा के बाहर फेंकवा दूंगा, समझ गई? आपको शर्म नहीं आती साहब? एक बच्चे पर हाथ उठाते हो आप? अरे आप पुलिस इंस्पेक्टर हो, एक जिम्मेदार पुलिस इंस्पेक्टर किसी बच्चे पर हाथ उठाता है क्या? इसने कहा ही क्या था? यही तो कि चाय के पैसे दे दो, और आपने मेरे बच्चे को धक्का मार दिया। मम्मी, जब भी ये पुलिस वाले अंकल आते हैं ना, आपको घूर घूर के देखते रहते हैं। चिराग बेटा, हम गरीबों की इज्जत की कोई कीमत नहीं होती। हम गरीबों की बहू बेटियों को ना, ये बड़े लोग ना ऐसे ही देखते हैं। ओए, अब तू हद से आगे बढ़ रही है, मैं भूल जाऊंगा कि तू औरत है। साहब, मैंने देखा है, अच्छा खासा आदमी भी पुलिस की वर्दी पहन लेना तो उसके अंदर शैतान आ जाता है, फिर वो इंसान को इंसान नहीं समझता, जानवर समझता है, जानवर। मुझसे बहस करिए तू है? तू जानती है तूने सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है? देख, अभी देख मैं तेरा क्या करता हूँ। ये पकड़, साहब मत करिए साहब, मुझसे पकड़ लेगी तू? हाँ, माफ कर दीजिए साहब। मुझसे जबान लड़ाती है तू? ये तो गलती करने से पहले सोचना था। याद रख, तेरा सिर्फ यहाँ पर आज का दिन है। दीदी देखो ये क्या बवाल है। हाँ पहलवान, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। मुझसे बहस करेगी तू? मुझसे है? तेरा सारा तामझाम गायब हो जाएगा, समझ गई तू? सुबह से पहले तेरा सब कुछ यहाँ से गायब हो जाएगा, याद रखना। इंस्पेक्टर गोखले। कौन है तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा कॉलर पकड़ने की? किन्नर हूं मैं, किन्नर, और इस बुज़दिल समाज में सीना तान के चलने वाली चिंगारी किन्नर हूं मैं, किन्नर। किन्नर जब ही छोड़ दिया, वरना गोखले के कॉलर पर हाथ डालने वाले का हाथ तोड़ देता है ये इंस्पेक्टर गोखले। कान खोल के सुन ले, अगर तू अपने परिवार वालों को देखना चाहता है ना, जितने पैसे इसके दे दे, वरना अपने परिवार वालों की शक्ल भी नहीं देख पाएगा तू, समझा?
दीदी को नहीं जानता, तुझे कफन में लपेट के ना घर भेजेंगे, तेरे घर वाले भी नहीं पहचान पाएंगे। साले पुलिस वाले की धमकी। दीदी छोड़ दो दीदी। मेरे पहलवान को मारता। दीदी दीदी छोड़ दो दीदी। दीदी मेरी वजह से झगड़ा मत करो दीदी, छोड़ दो, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ दीदी। नहीं बहन, अगर आज मैंने इस साले को छोड़ दिया ना जाने फिर ऐसे कितने वर्दी वाले आके तांडव मचाएंगे इस दुकान पर, और तुम्हारे जैसे कितने ऐसे दुकानों पे ये साले ये अपनी दादागिरी दिखाएंगे। इस साले को छोड़ूंगी तो नहीं, इसके पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाऊंगी ना कि जिंदगी भर ऐसा काम करने के लिए 10 बार सोचेगा, ये सोचेगा। हम गरीबों के साथ तो हमेशा से ऐसा ही होता आया दीदी। कोई हमें धमकी देता है, ठिया हटाने के लिए बोलता है, कोई हमारा सामान उठाकर फेंक देता है। दीदी मेरे पति बीमार है, मैं अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए ये चाय की दुकान चलाती हूँ। दीदी आप छोड़ दो दीदी, झगड़ा मत करो। किस किस से लड़ोगी दीदी, किस किस से लड़ोगी? जिंदगी भर ऐसा काम करने के लिए 10 बार सोचेगा ये। बोल, पैसे देगा या नहीं देगा? बोल। नहीं दूंगा। तूने मेरे गिरबान पे हाथ डाला ना, देख तेरा क्या हाल करता हूं मैं। सिर्फ 1 घंटे के लिए रुक, अभी बताता हूं तेरे को। रुक। अच्छा नहीं देगा तू? बोल, देगा नहीं देगा? देता हूं। क्योंकि मैं तो मारती रहूंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब तू पिटता रहेगा ना तुझे बहुत फर्क पड़ने वाला है। बोल, देगा या नहीं देगा? देता हूं। देता हूं। बहन कितने पैसे हुए? दीदी वो ये सारा नुकसान मिला के और पिछले 5,000 रुपए हो गए दीदी। निकाल। 5,000 रुपए दे इसको, निकाल। देता हूं। देता हूं। देता हूं। दे। देता हूं। कैश नहीं है, पेटीएम करता हूं। पेटीएम करता हूं। पिंडाल। अब तो हो गया। थैंक्स, चले गए पैसे। और सुन, आज के बाद से दोबारा ऐसी हरकत की ना जान से मार दूंगे। कभी नहीं करूंगा। चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। निकाल। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा, आज के बाद से ऐसे हरामी लोग इस एरिया में कदम नहीं रखेंगे, क्योंकि इस चिंगारी कदम यहाँ पड़ चुके हैं। बेटा नाम क्या है तुम्हारा? चिराग। बेटा आज के बाद से अगर कोई भी परेशान करे ना, इस चिंगारी को याद करना, जो भी होगा ना जान से मार दूंगी उसे। चल पहलवान, खुश रहे बेटा। दीदी बड़ी तेज से प्यास लगी। अरे पहलवान, ये पैसों वालों का इलाका है, यहाँ कहाँ दुकान होगी? दीदी यहाँ कहीं दुकान भी नहीं नजर आ रही, एक बोतल पानी ले लेते हैं। अरे बेटा, पैसे वालों के इलाकों में ना कुछ नहीं होता, वो तो एक माचिस भी ऑनलाइन मंगाते हैं। बाहर निकलते सोसाइटी से, दुकान मिलेगा, तेरे को पानी पिलाऊंगी, खाना भी खिलाऊंगी। ठीक। पंकज यार, हमने कैसे इलाके में घर ले लिया है, यहाँ पर बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। क्यों प्राची, तुम्हें शांति पसंद नहीं है क्या? इतनी शांति है यहाँ पर, देखो शहर से दूर, भीड़ भाड़ के बिना, ना गाड़ियों का हॉर्न, ना कोई शोर शराबा। ऐसी तो शांति चाहिए थी हम लोगों को। मम्मी पापा ये लो मिठाई खाओ। अरे रुद्र, तू ये मिठाई कहाँ से लाया और ये ट्रॉफी? मम्मी आज मैं संगीत में फर्स्ट आई हूँ, इसलिए प्रिंसिपल सर ने दिया है। अरे वाह क्या बात है, ये लो पहले आप खाओ। अरे वाह मेरा बेटा रुद्र, देखा प्राची, एक दिन ये बहुत बड़ा सिंगर बनेगा। दीदी वो पानी रखा ना, पिलवा देना, बहुत तेज प्यास लगी। अच्छा चल, मांग के पी लेते। चल। वो तो ठीक है, लेकिन पढ़ाई भी जरूरी है। सिंगर बाद में, पहले पढ़ाई करोगे ना? पढ़ाई। हाँ। अरे राम राम भैया। राम राम। राम राम बहन जी। राम राम। रुद्र, जा बेटा इनका आशीर्वाद लो, क्योंकि आशीर्वाद से सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, क्योंकि ये आशीर्वाद पूरे दिल से देते हैं। जाओ। रुद्र इधर आओ, कोई जरूरत नहीं है इनके पैर छूने की। हमेशा खुश रहो बेटा, कामयाबी तुम्हारी कदम चूमे।
जिंदगी में किसी भी चीज़ की कमी ना हो तुम्हें। भैया पानी मिले, क्या प्यास लगे। हाँ हाँ लीजिए ना। पापा पानी पिलाओगे क्या? मिठाई भी दो। अरे दो ना बेटा। अरे ये क्या करें आप, इन्हें पानी पिलाओगे क्या? प्राची तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, लोग तो दुश्मन को भी पानी पिला देते हैं। अरे तो ये दुश्मन नहीं है, किन्नर है किन्नर। और इन्हें पानी पिलाना है तो जग से पिला दो, नीचे हाथ करके पी लेंगे। इनकी औकात है हमारे गिलास में पानी पीने की। सही कहा बहन आपने। आखिर हमारी औकात ही क्या है आप लोगों के सामने? हमारी कोई औकात नहीं है कि आप लोगों के बर्तनों में हम खाना खाएं और पानी पिएं। दीदी, अपनी वाइफ की तरफ से आपसे मैं माफी मांगता हूँ, आप पानी पीजिए ना। आंटी मिठाई भी खाई है, मैं संगीत में फर्स्ट आया हूँ। बेटा मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर सदैव है, तुम जिंदगी के हर परीक्षा में प्रथम हो। दीदी लीजिए ना, आप पानी पीछे। पंकज, सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? और तुम इससे माफी क्यों मांग रहे हो? तुमने कोई गुनाह थोड़ी किया है। गुनाह तो मैंने किया है, जो आपसे पानी मांग लिया, उसके लिए माफी मांग रही हूँ मैं। मुझे आपसे पानी नहीं मांगना चाहिए था। अब आई ना तेरी समझ में बात, अब आई तू अपनी औकात में। पर अगर तुझे पानी ही पीना है तो जग के ऊपर से पी ले। खबरदार अगर मेरे गिलास या जग को तूने हाथ लगाया तो। अरे दीदी, आप इसकी बात का बुरा मत मानो, आप पानी लीजिए ना। ओए बदतमीज और मगरूर औरत, घमंड की रफ्तार से भागते हुए घोड़े के पीठ से उतर, वरना तेरा ये नकली गरूर गिर के चकनाचूर हो जाएगा। तू मुझे मेरी औकात बताएगी हैं? मैं बताती हूँ तेरी औकात। ये देख, ये है तेरी औकात। तेरी हिम्मत कैसे है मेरे ऊपर पानी डालने की? ये क्या बदतमीजी है? दीदी चलो चलते हैं, छोड़ो ना भटूरी। नहीं पहलवान, आज मैं इसकी औकात दिखा के जाऊंगी। सच्चाई का आईना दिखा के जाएगी इसको चिंगारी। तू क्या मुझे आईना दिखाएगी? हाँ क्या दिखाएगी आईना? तो सुन, मैं बताती हूँ तेरी औकात का इतिहास। जब तू पैदा हुई थी ना, तेरा एक अंग विशेष देखने के बाद तेरे घर वाले ने ऐलान कर दिया था कि देख आ गई खर्चा कराने वाली, ये है तेरी औकात। जब तू थोड़ी सी और बड़ी हुई ना, माँ बाप भाई बहन की निगरानी में तू रहने लगी, ये है तेरी औकात। उसके बाद जब तू स्कूल कॉलेज जाने लगी ना, तेरे से सैकड़ों सवाल पूछे जाने लगे, क्यों गई, किसके साथ गई, क्यों देरी हुई, ये है तेरी औकात। उसके बाद तेरी शादी हुई और तू ससुराल में आ गई। अपने पति के मर्जी के बिना तो कहीं भी ना जा सकी, ना खा पी सकी, ना आराम कर सकी, ये है तेरी औकात। मायके में सबसे पहले खाना खाने वाली, ससुराल में सबसे आखिरी में खाना खाने लगी, ये है तेरी औकात। नहीं नहीं नहीं, बस करो, चुप हो जाओ, मैं और नहीं सुन सकती। बस करूं तो सुन मेरी औकात, ये है मेरी औकात। मैं अपने मन की मालकिन हूँ। मैं जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसे चाहे वहां जा सकती हूँ। जो मन करे खा पी पहन ओढ़ सकती हूँ, समझे? अब यही समझ ले तेरी औकात से कितनी ऊंची है मेरी औकात। मुझे माफ कर दो दीदी, मैं भूल गई थी कि हम औरतों की कोई औकात नहीं होती। दीदी, इसको ना समझ कर माफ कर दीजिए ना प्लीज। आंटी पानी पी लो और मिठाई भी खा लो। ले पहलवान, पानी पी ले। दीदी भूल चूक माफ कर। चल पहलवान। ये लो आशीर्वाद के तौर पे। हम किन्नर लोग किसी को ऐसे पैसा नहीं देते। इसे अपनी तिजोरी में रख लेना, जिंदगी में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे विश्वास हो गया कि आपने मुझे माफ कर दिया है। और दीदी, जाने अनजाने में अगर मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई हो तो उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। हमेशा खुश रहो, खुश रहो। चल पहलवान। साहब पैसे दे दो। क्या? साहब पैसे दे दो, मेरी माँ की तबीयत खराब है। अबे तेरी माँ बीमार है तो मैं क्या करूं? मेरे पास कोई पैसे नहीं है। चल काम कर अपना। साहब दे दो पैसे। अबे क्यों मेरा दिमाग खराब कर रहा है यार तू? जाना।
काम कर अपना। साहब प्लीज दे दो पैसे। अबे पागल हो गया क्या? तेरे को एक बार समझ में नहीं आती क्या बोला मैंने? मेरे पास कोई पैसे नहीं है, चल निकल यहाँ से। चल। अबे ओ नामर्द, घटिया इंसान, बेशरम, बच्चे के ऊपर हाथ क्यों उठाए तूने? तू क्या चाहती है, तेरे ऊपर भी उठाऊं? दीदी ये तेजाबी ढक्कन मांग रहा है। ओए सुन, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, और तेरे जैसे नामर्दों को पिछवाड़े में ढक्कन लगाती हूँ, और किसी मजबूर बेसहारा पर जो हाथ उठते हैं ना, धड़ से अलग कर देती है ये चिंगारी, समझा क्या? अरे वाह, किन्नर होकर इतना घमंड। अगर मुझ जैसी मर्द होती तो ना जाने कितना घमंड होता तुझ में। अरे गर्व करती हूँ अपने ऊपर कि मैं किन्नर हूँ, तेरे जैसी मर्द होके ना मर्द नहीं। निकल जा यहाँ से, वरना सारी तेरी मर्दानगी यहीं उतार दूंगी। ये बता तूने इस बच्चे के ऊपर हाथ क्यों उठाया? बोल। भीख मांग रहा था मुझसे, इसका बाप छोड़कर गया था क्या पैसे मेरे पास? अगर भीख नहीं दे सकता ना, तो तुझे इसको धक्का मारने का भी अधिकार नहीं है। चल जा, निकल जा, और आगे से किसी ऐसे गरीब को धक्का दिया या उसके साथ बदतमीजी की ना, जहाँ मिलेगा फाड़ दूंगी, समझा? चल निकल। अरे ठीक है दीदी, माफ करो, गलती होगी मुझसे। कहाँ कहाँ से आए थे पता नहीं। बेटा, नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम सूरज है। और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? स्कूल नहीं जाते क्या? पहले जाता था, अब नहीं जाता। अब क्यों नहीं जाते? दीदी कुछ दिन से मेरी माँ की तबीयत खराब है, इसलिए मैं भीख मांग के उनका इलाज करवा रहा हूँ। और दीदी इसलिए मैं स्कूल नहीं जा पा रहा हूँ। हे भगवान, तू इतना बेरहम कैसे हो सकता है? तू तो दया का सागर है, करुणा का शीतल झरना है, और जिन हाथों में कॉपी कलम होना चाहिए, उन हाथों में जिम्मेदारियों का बोझ डाल दिया तूने। दीदी आप मुझे पैसे दे दो, मैं अपनी माँ की दवाई ले आऊँगा। अगर पैसा नहीं देती तो आप मुझे काम पे रख लो, मैं आपका सारा काम कर दूँगा। बस कर बेटा, बस कर। तूने आज पत्थर दिल चिंगारी को पिघला दिया, और तू चिंता मत कर, ये चिंगारी तुझे पढ़ाएगी, तेरे घर का खर्चा चलाएगी, तुझे भीख मांगने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है बेटा? और तेरी माँ का इलाज भी चिंगारी ही करवाएगी। सच्ची दीदी, आप मेरी माँ का इलाज करवाओगी और मुझे पढ़ाओगी? सूरज बेटा, आज के बाद से तेरी जिंदगी में कोई भी दुख और परेशानी नहीं आने देगी ये चिंगारी। क्योंकि दीदी दुख और परेशानी को पिछवाड़े में ढक्कन लगाती है, उसकी जिंदगी में खुशी खुशी हो जाती है। सही कह रहा है भगवान। बेटा चल, जा अपना घर दिखा तू। सच्ची दीदी, आप मेरे घर चलोगी ना तो मेरी मम्मी बहुत खुश हो जाएंगी। हाँ बेटा, मैं जरूर चलूंगी, चल। अरे क्या हुआ तपस्या बेटा, रो क्यों रही हो? मैं माँ के लिए दवा लेने गई थी। दवा लेने गई थी? क्या हुआ जयंती को? तबीयत ठीक नहीं है क्या? पापा ने मम्मी को बहुत मारा, उनके सर में चोट आई है। लेकिन क्यों मारा बेटा? दीदी पापा मम्मी को पसंद नहीं करते, क्योंकि ना पसंद करने का कारण मैं हूँ। क्या तुम्हारी वजह से तुम्हारे पापा तुम्हारी मम्मी को मारते पीटते हैं? हाँ दीदी, पापा को लड़का चाहिए था पर मैं पैदा हो गई। बेटियां तो सौभाग्य से पैदा होती हैं, फिर वो कमीना अपने भाग्य के दरवाजे के ताले को क्यों तोड़ना चाहता है? दीदी मैं माँ के लिए दवा लेने गई थी, पर पैसे कम होने के चलते दुकान वाले ने भगा दिया। चिंता मत कर बेटा, दवाई लेके मैं चलूंगी तेरी माँ के पास। चल मेरे साथ। दीदी मुझे पापा से बहुत डर लगता है, कहते हैं कि एक दिन तुझे दहेज देके जान डालूंगा। तू चिंता मत कर बेटा, चल जरा मैं देखती हूँ कि कौन किसको जहर देता है। पता नहीं कहाँ चली गई मेरी बेटी, इतनी देर से दिखाई नहीं दे रही है, इतनी आवाजें लगा ली मैंने। अरे चिंता मत कर, मरने नहीं गई होगी। एक बाप होके अपनी बेटी के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हो, तुम्हारी जबान नहीं लड़खड़ाती? मैंने तुझसे कहा था ना, मुझे लड़की नहीं लड़का चाहिए, और तूने क्या किया? जिंदगी भर के लिए मुसीबत पैदा करके रख दी। लड़कियों को मुसीबत का नाम देने वाले खुद गुमनाम हो जाया करते हैं, और मेरी बेटी मेरे लिए मुसीबत नहीं, मेरा सौभाग्य है, और उसको मुसीबत का नाम देके अपनी जिंदगी को बर्बादी के रास्ते में मत डालो। ओए सुन, मेरे जितने भी दोस्त हैं ना, उन सब के घर में लड़के पैदा हुए हैं। 15 साल बाद उनसे कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे, बिजनेस में उनका हाथ बटाएंगे, और मैं क्या करूंगा? घर में बैठ करके बेटी की चौकीदारी करूंगा।
जिंदगी भर कमा कमा कर उसके लिए दहेज के पैसे इकट्ठा करूंगा? इतना पागल दिखता हूँ क्या मैं तुझे? बोल। बस करो जगत, बस करो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। बेटियां अभिशाप नहीं होती, बल्कि बेटियों के पैर जिस घर में पड़ते हैं ना, वहां से पाप खत्म हो जाते हैं सारे। चिंगारी दीदी, आप अगर जयंती बेटी की मांग में भरे सिंदूर का ख्याल ना होता ना, तो तेरी दोनों टांगे चीर कर रख देती मैं। दीदी, ये मांग में भरा सिंदूर सुहाग की निशानी होता है, लेकिन इस सुहाग की आग में ना जाने मुझ जैसी कितनी और औरतें झुलस रही हैं, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारी कोख पे हमारा बस नहीं है, क्योंकि इन जैसे लोगों को हम बेटा पैदा करके नहीं दे सकते। माँ, भले आपको पापा की बात चुभती है, पर बुरी मुझे लगती है। मैं चीखती हूँ, मैं रोती हूँ, मैं चिल्लाती हूँ। तपस्या बेटा, तू चिंता मत कर, चिंगार दीदी है ना तेरे साथ। माँ, आपकी कसम, मैं एक दिन दिखा दूंगी पापा को कि लड़कियाँ बोझ नहीं होती है, लक्ष्मी होती है लड़कियाँ। शाबाश बेटा, शाबाश। देखना, एक दिन मैं बहुत बड़ी सिंगर बनूंगी और दुनिया भर में मेरा नाम होगा। और आप जो मेरे से नफरत करते हैं ना, आप ही कहते फिरोगे कि तपस्या मेरी बेटी है, मेरी। वाह बेटा, वाह। लेकिन आपको इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। दीदी, मैं बहुत मेहनत करूंगी और एक दिन बहुत बड़ी सिंगर बनूंगी, देखिएगा। ये पकड़ बेटा। ओए, घटिया सोच रखने वाले नीच इंसान, तुझे भी पैदा किसी औरत ने किया होगा और उसे भी किसी औरत ने ही पैदा किया होगा। अगर वो औरत तुझे पैदा नहीं करती ना, तो तेरा कोई वजूद नहीं रहता, समझा? चिंगारी दीदी, इस इंसान को कुछ भी समझाना कोयले की खान में सफेदी करने के बराबर है। जयंती बेटा, चिंगारी वो बला है ना, अगर अपनी पे आ गई तो कोयला भी रंग बदलने पे मजबूर हो जाता है। फिर इस घटिया इंसान की औकात ही क्या है? अरे इसकी सोच कैसी नहीं बदलेगी, मैं भी देखती हूँ। दीदी, इस इंसान की नजरों में लड़कियों की कोई अहमियत नहीं है। इसको आज लड़कियों की खासियत और अहमियत के बारे में बताती हूँ मैं। सुन ले ओ गंदे नाली के कीड़े, लड़कियों ने क्या क्या कारनामे करके दिखाए ना, मेरी जुबानी सुन। श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्रीमती प्रतिभा पाटिल, पीटी उषा, किरण बेदी, लता मंगेशकर, आशा भोसले, इन सबके नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। अरे देश उनकी विभूतियों को सलाम करता है। और तू, ये बच्ची है ना, ये कल के आने वाली स्टार है, उभरता हुआ सितारा है ये। कल को जब ये आसमान की बुलंदियों को छुएगी ना, तो तू किस मुंह से इसे बेटी बोलेगा? बोलना, किस निगाहों से इसे नजरें मिलाएगा? बोलना, बोल। दीदी, मैं अपनी घटिया सोच पर बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो दीदी। और जयंती, मुझे माफ कर दे। तपस्या बेटा, मुझे माफ कर दो बेटा। नहीं पापा, माफी नहीं। वो दिन मैं जरूर लाके दिखाऊंगी। पूरा दुनिया भर में कहते फिरोगे कि तपस्या मेरी बेटी है, मेरी। परीक्षा बेटा, फोन रखो, ये लो, खाना खाओ। माँ, कितना ख्याल रखती हैं आप मेरा? माँ अपनी गुड़िया रानी का ख्याल इसलिए रखती है क्योंकि मेरी गुड़िया रानी ना गुलाब की कली जैसी है। अगर माँ अपनी गुड़िया रानी का ख्याल नहीं रखेगी तो मेरी गुड़िया रानी मुरझा जाएगी ना। चलो खाना खाओ। अच्छा माँ, आपने मेरा नाम परीक्षा क्यों रखा है? बोलिए ना माँ। बेटा, मेरा बस चलता ना तो मैं दुनिया की हर लड़की का नाम परीक्षा रख देती। पर क्यों? परीक्षा बेटा, एक लड़की पैदा होने से लेके अपने जीवन के अंत तक परीक्षा ही देती रहती है। उसका जन्म ही परीक्षा देने के लिए होता है। तुम बहुत छोटी हो अभी, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। तुम खाना खाओ। नहीं, मैं बताओ ना। परीक्षा बेटा, जब कोई लड़की पैदा होती है ना, और जब वो समझदार बन जाती है, तभी से उसकी परीक्षा शुरू हो जाती है। उसके सब्र की परीक्षा, उसके धैर्य की परीक्षा, उसके चुप रहने की परीक्षा, उसके बोलने की परीक्षा। घरों में, स्कूलों में, कॉलेज में, रिश्तेदारों में, हर जगह उसे परीक्षा से गुजरना पड़ता है। जब लड़की की शादी हो जाती है ना, और जब वो ससुराल चली जाती है, तो उसे कदम कदम पे परीक्षा देनी पड़ती है, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि मैं बदचलन नहीं हूँ, मैं झूठी नहीं हूँ, मैं मक्कार नहीं हूँ। अपनी पति की जरूरतों को पूरा करना, सास ससुर की जरूरतों को पूरा करना, अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा करना, ये सब चीज जिंदगी भर वो परीक्षा ही देती रहती है बेटा, परीक्षा ही। माँ, आप कितनी गहरी बात बता रही हो। परीक्षा बेटी, और जब लड़की सास बनती है ना,
तो उसकी डबल परीक्षा शुरू हो जाती है। परीक्षाओं की भीड़ से गुजरते गुजरते अंत में वो मौत की चिता पर उसकी परीक्षा खत्म होती है। और परीक्षा का परिणाम तब आता है ना जब वो लाश बन जाती है, कुछ सुनने लायक नहीं रहती, और लोग बोलते हैं कि बेचारी अपने परिवार के लिए सब कुछ त्याग दी। अपने परिवार के लिए उसने सब कुछ खत्म कर दिया। अपने बच्चों के लिए लड़ते लड़ते बेचारी वो जिंदगी से हार गई, जिंदगी से। इसलिए मेरा नाम परीक्षा रखा है। हाँ बेटा, इसीलिए मैंने तेरा नाम परीक्षा रखा। माँ, वो मेरी माँ कैसी होगी जिसने मुझे पैदा करके मरने के लिए छोड़ दिया था? मरने के लिए नहीं बेटा, जीने के लिए छोड़ गई थी। अगर मरने के लिए छोड़ती ना तो मंदिर की सीढ़ियों पे नहीं छोड़ के जाती। जरूर उस लड़की की कोई ना कोई मजबूरी रही होगी बेटा, वरना कोई अपने कलेजे के टुकड़े को ऐसे अलग कैसे करता है। छोड़िए सब, खुद भी दुखी होती है और मुझे भी रुलाती है। दीदी नमस्ते। अरे वंदना बेटा, नमस्ते नमस्ते। आ खुश रहो बेटा, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे, ऐसे मुस्कुराती रहो। क्या बात है वंदना, आज इतनी उदास क्यों लग रही हो? दीदी अब तो मेरी सारी जिंदगी ऐसे उदासी में ही कटने वाली है। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। दीदी आप तो जानती हो कि मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं और अब तक मुझे माँ बनने का सुख भी नसीब नहीं हुआ है, और मैं कभी माँ भी नहीं बन सकती। ऐसे कैसे हो सकता है? मैं सही कह रही हूँ दीदी, हम दोनों ने सासू माँ के कहने पे अपने टेस्ट करवाए थे और सारी कमी मेरे अंदर ही निकली। रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। वंदना बेटा, ये सब तो ऊपर वाले की मर्जी से होता है, इसमें हम इंसानों का कोई जोर नहीं चलता। तुम किसी अनाथ आश्रम से कोई बच्चा क्यों नहीं अडॉप्ट कर लेती? यही सोच के तो मैं आपके पास आई हूँ दीदी। मैं कुछ समझी नहीं, मेरे पास क्यों आई हो? किसी अनाथ आश्रम में जाके बच्चा अडॉप्ट कर लो, 10-15 दिन में मिल जाएगा तुम्हें बच्चा। दीदी मैं चाहती हूँ कि मेरे सुने आंचल में परीक्षा को डाल दो। वंदना बेटा, परीक्षा मेरे जिगर का टुकड़ा है, मैं इसके बिना एक पल भी नहीं रह सकती। नहीं, मैं अपनी माँ को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। वंदना बेटा, तुम तो जानती हो ना कि मैं परीक्षा को किस हालात में मंदिर से उठा के लेके आई थी। ये भगवान का वो प्रसाद है जिसे मैं सिर माथे लगा के रखती हूँ। जीने का आधार है ये, इसके बिना मैं एक पल भी जी नहीं सकती बेटा, एक पल भी नहीं। दीदी एक वो थी जो अपने बच्चे को मरने के लिए छोड़ गई, एक आप हो जो अपनी नजरों से एक पल के लिए ओझल नहीं करती, और एक मैं हूं जो आंचल फैला के आपसे भीख मांग रही। वंदना बेटा, परीक्षा को लेके मैं स्वार्थी हो चुकी हूँ, और मेरा स्वार्थ इतना है ना कि यह अब मेरी कमजोरी बन चुकी है। इसके बिना मैं एक पल भी नहीं जी सकती बेटा, एक पल भी नहीं। दीदी भगवान की भी कैसी लीला है ना, आप बच्चा पैदा नहीं कर सकती लेकिन फिर भी आपको बच्चे का सुख है, और एक मैं हूं पैदा करना चाहती हूँ लेकिन भगवान मुझे ये सुख ही नहीं देना चाहता। तुम चिंता मत करो वंदना, मैं तुम्हारे साथ कल अनाथ आश्रम चलूंगी, मेरी जान पहचान है वहां पर। देखना तुम्हारी सोनी गोद में ना खुशियों के फूल मुस्कुराएंगे, अब फूल। माँ, ये अनाथ आश्रम क्यों बनाया जाता है? परीक्षा के सवाल का जवाब है क्या आप लोगों के पास? ये अनाथ आश्रम क्यों बनाया जाता है?